बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान से गिरते बेरहम कतरों की आवाज सड़क के किनारे लगे पीपल के दरख्त से टकराकर गूंज बन रही थी। अस्पताल के बरामदे में खड़ी एक 10 साला बच्ची बार बार अंदर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी और होंठों पर कपकपाहट थी। हाथों में सख्ती से थामी एक फटी हुई गुड़िया उसका वाहिद सहारा थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र औरत जिनके चेहरे पर दुख से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ झलक रहा था बाहर आई। बच्ची ने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा। अम्मी, आयरा की आवाज में सवाल था। शाइस्ता ने लम्हे भर को नजरें चुराई, फिर सीधी खड़ी हो गई। अम्मी, अब नहीं रही बेटा। आयरा के गले से कोई आवाज न निकली। गुड़िया उसके हाथ से छूटकर भीगे फर्श पर जा गिरी। चलो मेरे साथ, अब तो मेरे साथ रहोगी। शाइस्ता ने उसका हाथ पकड़ा तो वो बगैर मज़ाहमत के उनके साथ चल पड़ी। अगला मंजर शाइस्ता के घर का था। आयरा के कदम जैसे ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, दरो दीवार अजनबी लग रहे थे। सामने निदा हाथ में बिस्किट की प्लेट लिए खड़ी थी। हेलो, तुम आयरा हो ना? आयरा ने आहिस्ता से सर हिलाया। निदा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। आलियान जीने पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी तीव्री चढ़ी। उसने माँ की तरफ देखा जो आयरा का सामान ला रही थी। अम्मी, क्या ये हमेशा के लिए आई है? उसने सर्द लहजे में पूछा। शाइस्ता ने उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता, इसके माँ बाप नहीं रहे, अब हम ही इसका सहारा हैं। आलियान के चेहरे पर नापसंदीदगी मजीद गहरी हो गई। तो आपने पूछा भी नहीं कि हमारे ऊपर एक और बोझ? जबान संभाल कर बात करो आलियान, वो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। अब छोटी बहन, वो भी मांगेगी? शाइस्ता कुछ कहने ही वाली थी कि निदा ने पुकारा। अम्मी देखें, आयरा मेरे खिलौनों से खेल रही है। शाइस्ता मुस्कुरा दी। शाबाश निदा, तुम हमेशा से अच्छी बच्ची हो। आलियान ने मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। वो नीचे जीने से उतरकर सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। दिन गुजरते गए। आयरा की मासूम कोशिशें आलियान के दिल की बर्फ ना पिघला सकी। वो कभी कभार उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, आली भाई, आप ये बिस्किट लें, निदा आप ही ने दिए हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम खुद खाओ और मुझे भाई मत कहो। दरवाजे के पीछे से सर्द आवाज आती। निदा ने एक दिन झुंझला कर कहा, भाई आपको क्या मसला है? वो बच्ची है, उसका कोई नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो निदा, माँ सिर्फ मेरे लिए थी, अब हर चीज में वो आ गई है। कमरे, खाने, तवज्जो, सब कुछ आधा हो गया। निदा ने अफसोस से उसे देखा। माँ ने उसे लिया है, तुम्हें कुछ छीना तो नहीं? थोड़ा सा दिल बड़ा करो। आयरा रात को बिस्तर में लेटी छत को देख रही थी। निदा सो चुकी थी। अचानक दरवाजे की दर्ज से रोशनी आई। आलियान था, खामोशी से आया। उसकी गुड़िया को देखकर एक लम्हे रुका, फिर होंठ भींचते हुए दरवाजा बंद कर गया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर शाइस्ता बोली, आलियान स्कूल जाते हुए आयरा को भी छोड़ देना, उसका एडमिशन मैंने करवा दिया है। आलियान की रोटी हाथ में ही रह गई। मैं क्यों? क्योंकि तुम ही तो जाते हो उस तरफ, थोड़ा सा ख्याल रख लो। अम्मी, ये मुझसे नहीं होगा, पहले मेरे शेड्यूल पर बोझ है, अब ये भी। आयरा ने नजरें झुका ली। शाम को निदा और आयरा गेम खेल रही थी। आलियान बाहर से आया। उसने दूर से देखा। निदा हंस रही थी। आयरा भी खुश दिख रही थी। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर बगैर कुछ कहे कमरे में चला गया। शाइस्ता किचन में कुछ काट रही थी। आलियान आया। अम्मी, क्या वो हर वक्त निदा के साथ खेलती रहेगी? हाँ, क्या मसला है? आपको लगता है ये सब नॉर्मल है? मैं आपका बेटा हूँ या नहीं? आलियान तुम्हारी माँ हूँ, आयरा की सरपरस्त भी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर किसी की जिंदगी संवर जाए? फर्क तो पड़ रहा है, सब कुछ बट रहा है। शाइस्ता ने सांस ली। फिर तुम्हें खुद को तब्दील करना पड़ेगा, ना कि हालात को। आलियान खामोशी से पलट गया। रात को आयरा को निदा लोरी सुना रही थी। एक थी चिड़िया, एक था पिंजरा। आलियान जीने से नीचे उतरते हुए रुका। आवाज सुनकर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। चिड़िया की आवाज में दुख था, पिंजरा साकित और खामोश। वक्त तेजी से गुजरने लगा। आयरा का बचपना खत्म हो गया। अब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। कॉलेज के लॉन में सब लड़कियां बैठी कह कहे लगा रही थी, लेकिन आयरा की नजरें मोबाइल पर थी। स्क्रीन पर निदा आपी की नई तस्वीर लगी थी, जिसमें वो अपने शौहर के साथ किसी सऊदी मॉल में खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही मानूस रोशनी थी जो हमेशा आयरा को हौसला देती थी। उसने तस्वीर पर उंगली फेरी जैसे छूना चाहती हो। उसी वक्त फोन बजा। पुप्पो कॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर हैरत उभरी। हेलो पुप्पो। आयरा बेटा, जरा जल्दी आ सकती हो घर? मेरी तबीयत कुछ बोझल है। शाइस्ता की आवाज थकी हुई लग रही थी, मगर वो आम सी बातों में छुपा गई थी। ओह अच्छा, मैं आती हूँ। आपने दवा ली, कुछ खाया? बस आ जाओ, ज्यादा बातें मत करो। कॉल बंद होने के बाद आयरा ने फौरन बैग उठाया और टैक्सी ली। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखती रही, गहरी खामोशी जैसे अंदर कुछ कह रही हो। घर पहुंची तो शाइस्ता पुप्पो सोफे पर नीम दराज थी, रंग पीला,
اور ہونٹ خشک۔ امی یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ وہ اکثر شائستہ کو امی کہنے لگی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس سانس ذرا بھاری ہو رہی ہے، دل میں درد سا لگ رہا ہے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ندا آپی کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، ندا پریشان ہو جائے گی، وہ نئی شادی، وہاں اکیلی، تم ہو نا۔ آئرہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی، پانی، دوا اور ایک گھسی ہوئی ربڑ کی تھیلی میں گرم پانی ڈال کر واپس آئی۔ شائستہ نے دوا لی لیکن چہرے کی زردی بدستور قائم تھی۔ آئرہ ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا مگر دل میں ایک بے چینی اتر رہی تھی۔ 10 منٹ گزرے، پھر 20۔ اچانک شائستہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ امی 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 آپ سن رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ امی پلیز آنکھیں کھولے نا۔ پھر اس کی چیخ نکل گئی، کسی کو بلاؤ، کوئی ہے؟ پلیز کوئی آ جائے۔ پڑوس کی خالہ رشیدہ بھاگتی ہوئی ہیں۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا؟ خالہ امی ہوش میں نہیں ہیں، کچھ کیجیے نا۔ رشیدہ جلدی سے دوسرے محلے داروں کو بلا لائیں۔ کسی نے شال اوڑائی، کوئی شائستہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ٹیکسی بلاؤ، ایمبولینس کہاں سے آئے گی اب؟ 5 منٹ میں 3 لوگ شائستہ کو لے کر نکلے۔ آئرہ بھی پیچھے تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے شائستہ پھپھو کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، پھر آنکھوں میں افسوس لیے کہا، آپ نے لانے میں دیر کر دی، پیشنٹ کا انتقال ہو چکا۔ آئرہ کی دنیا جیسے ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ رشیدہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم نے پہلے فون کر کے ہمیں بلا لینا چاہیے تھا، ہم سب یہیں تھے، اگر وقت پر لے آتی تو شاید جان بچ جاتی۔ ایک اور پڑوسی بولا، اکیلی لڑکی تھی، گھبراہٹ میں وقت ہی ضائع کر دیا۔ آئرہ خاموشی سے سن رہی تھی، ہر جملہ اس کے اندر چھری بن کر اتر رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے عالیان کو فون کر دیا۔ وہ اسپتال پہنچا، سفید کوٹ میں مگر چہرہ سنجیدہ اور سخت۔ امی کو کیا ہوا؟ کسی نے بتایا؟ دل کا دورہ لگا تھا، بروقت نہ لا سکے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے آئرہ پر رکیں جو زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی۔ تم اکیلی تھی، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ آئرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، زبان بند رہی۔ تمہاری لاپرواہی کی حد ہے، رشیدہ خالہ نے بیچ میں کہا۔ بیٹا وہ تو خود گھبرا گئی تھی، نہ فون کیا نہ باہر نکلی، روتی رہی بس۔ عالیان نے کچھ نہ کہا، بس پلٹ کر وہاں سے چل دیا۔ تدفین کے وقت آئرہ خاموش کھڑی رہی، باقی سب رو رہے تھے، وہ بس زمین کو گھورتی رہی۔ ندا کی کال آئی، آئرہ بول نہیں پائی، صرف آنسو نکلے۔ ندا کی آواز روحانسی تھی، امی کی طبیعت اتنی خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ندا آپی میں سمجھ نہیں سکی، بہت دیر ہو گئی۔ ندا نے سانس لی، اب میں فوراً آ نہیں سکتی، مگر تم اکیلی مت رہنا، عالیان ہے نا؟ آئرہ نے آنکھیں بند کر لیں، وہ جانتی تھی اب کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا۔ پپو کی موجودگی، ان کا سایہ، ان کی ڈانٹ اور وہ کھنکتی چوڑیاں سب مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ گھر کا صحن خالی ہو چکا تھا، اب یہ چھت، یہ دیواریں اور عالیان کے سرد سائے باقی تھے۔ صحن میں شام کی خاموشی پھیلی تھی، گملے میں لگا گلے مہر سوکھ چکا تھا جیسے کسی نے اسے دنوں پانی نہ دیا ہو۔ چھت کے پنکھے کی آواز اندر کے سکوت کو کاٹ رہی تھی۔ آئرہ کمرے میں بیٹھ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، اس کے گھٹنوں پر اس کا سر تھا اور آنکھیں بے جان۔ کمرے کے دروازہ آہستہ سے کھلا، قدموں کی آہٹ سن کر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا۔ عالیان اندر آیا، سانس تیز، آنکھوں میں آگ۔ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، بڑی معصوم بن رہی ہو نا؟ آئرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عالیان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے کھینچا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں گئی، تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ نہیں میں، آئرہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے عالیان نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ بند کرو یہ آنسو، بند کرو یہ ڈرامے۔ اگر بر وقت کسی کو فون کر دیتی، اگر تھوڑا سا دماغ استعمال کرتی تو آج امی زندہ ہوتی۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آئرہ کی آواز گھٹتی جا رہی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، تم چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ بچے۔ عالی مجھے چھوڑے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، ندا تھی، وہ سانس پھلا کر اندر آئی اور بغیر کچھ سوچے عالیان کو پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ عالیان پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ جب امی کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو یہ بس روتی رہی، بس روئی، کسی کو بلایا نہیں، مجھے بھی نہیں فون کیا، اور تم یہ سب ثابت کرنے کے لیے اس کا گلا دباؤ گے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ندا کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ آئرہ ایک طرف زمین پر گری ہوئی تھی، سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ندا نے جھک کر اسے سہارا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں آ گئی ہوں۔ عالیان نے نظریں چرائیں، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے ناکافی تھے۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں، چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے۔
निदा की आंखों में गुस्सा था जो कभी नजर नहीं आता था। आलियान बगैर कुछ कहे पलट गया। दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ, मगर इस बार खौफ की लकीर छोड़ गया। निदा ने पानी का गिलास लाकर आयरा को दिया। ये लो, आहिस्ता आहिस्ता पियो। आयरा के हाथ कांप रहे थे। मुझे डर लग रहा है आपी, अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो रात अजीब खामोशी में गुजरी। निदा आयरा के पास ही सोई। अगले दिन का बेशतर वक्त आयरा कमरे में बंद रही। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं निदा हूँ, कुछ खा लो प्लीज, मुझे भूख नहीं। देखो कमजोर हो जाओगी, प्लीज आपी, अभी नहीं। निदा आहिस्ता से वापस चली गई। अगले दिन बारिश हो रही थी। निदा लॉन में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। आलियान छत पर था। नीचे आयरा सोफे पर बैठी खामोशी से रस भरा बिस्किट चबा रही थी। आवाज आई, मैं जा रहा हूँ, काम है। आयरा ने जवाब न दिया, सिर्फ दरवाजे की आवाज आई, जैसे किसी बोझ के बंद होने की। निदा कमरे में सामान रख रही थी। कपड़ों को तय करती, पासपोर्ट चेक करती, बार बार घड़ी देखती। कमरे में खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी, जैसे हर चीज रुखसती की खबर दे रही हो। आयरा दरवाजे के करीब खड़ी थी, दोनों हाथ पीछे बांधे, नजरें जमीन पर। वो कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता बोली, आपकी फ्लाइट कल है? निदा ने गर्दन मोड़ी। हाँ, सुबह की है। तो फिर मैं यहाँ अकेली रहूंगी? निदा ने पलंग पर बैठते हुए लंबी सांस ली। बस इसी बात ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। आलियान के साथ रहना तुम्हारे लिए अब शायद आसान नहीं। आयरा ने खामोशी से सर झुका लिया। इसीलिए एक बात सोच रही हूँ। निदा ने बात आहिस्ता से की, जैसे परख रही हो। क्या? निदा ने कुछ कहने से पहले एक बार रुक कर उसे देखा। अगर तुम और आलियान निकाह कर लो तो ये मसला खत्म हो सकता है। आयरा तो जैसे सुन हो गई, नजरें नीची और चेहरा जर्द। निकाह मेरे और आलियान के दरमियान? आप ही, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, मैं जानती हूँ हालात आसान नहीं है, मगर मैं तुम्हें इस घर में तनहा छोड़कर भी नहीं जा सकती। निकाह हो जाएगा तो तुम इस घर में हक के साथ रहोगी, मगर वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। वो कभी नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं पहले उससे बात करने जा रही हूँ। निदा आलियान के कमरे में आई। वो लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था। उसे देखकर सीधा हुआ। जी आप ही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुन रहा हूँ। निदा उसके करीब आकर रुक गई। मैं जा रही हूँ सऊदी, और तुम्हें पता है आयरा अकेली नहीं रह सकती। तो मेरा मशवरा है कि तुम दोनों निकाह कर लो। आलियान की आंखों में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वो हंसा। आप मजाक कर रही है ना? बिल्कुल नहीं, संजीदा हूँ। मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता। निकाह और उससे? आप जानती हैं मेरी क्या सोच है उसके बारे में। निदा ने सर्द लहजे में कहा। सोच बदली जा सकती है, हालात नहीं। प्लीज आप ही कोई और हल निकालें। अगर निदा कह रही है तो इसकी वजह है। दरवाजे पर निदा का शौहर खड़ा था। वो अंदर दाखिल हुआ। नरमी से कहा, आलियान तुम्हें पता है मैं बातों में दखल नहीं देता, मगर ये बात अहम है। आलियान ने गहरी सांस ली। आप भी यही चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ वो चाहता हूँ जो बेहतर है। तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हें और आयरा को अमानत समझती थी। अब तुम इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। आलियान खामोश हो गया। निदा के शौहर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, मान जाओ, कभी कभी बोझ उठाना भी खूबसूरती हो जाता है। उसी रात आलियान ने कहा, ठीक है, निकाह हो जाएगा। निदा ने आयरा को खबर दी तो वो सख्ते में चली गई। नहीं नहीं आप ही, ये मुमकिन नहीं। मैं कैसे इस रिश्ते में बन सकती हूँ? तुम्हें मेरे लिए मानना होगा। मैं तुम्हें गैर महफूज छोड़कर नहीं जा सकती। मगर वो मुझे पसंद नहीं करते, वो तो मुझसे नफरत करते हैं। और तुम्हें वो नापसंद है? आयरा खामोश हो गई। बस कल निकाह होगा, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगले दिन घर में सादगी से निकाह पढ़ाया गया। निकाह खां के सामने आलियान खामोशी से बैठा था। उसकी नजरें नीचे जमी थी। कबूल है, कबूल है। आयरा के लब कपकपाए, आंखों से आंसू गिरने लगे। कबूल है। कलम पर दस्तखत के बाद निदा ने दुआओं के साथ दोनों को देखा। रात को आयरा कमरे में दाखिल हुई तो आलियान पहले ही से मौजूद था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई सलाम, कोई बात नहीं हुई। आलियान ने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ हूँ, तुम आराम से सो सकती हो। आयरा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। बिस्तर पर चादर ताने, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। कमरे में वो दो लोग थे, दो निकाहशुदा इंसान, मगर उनके बीच खामोशी, अजनबियत और एक अनजानी लकीर खींची थी जो रिश्ता बनने से पहले ही दूरी बन चुकी थी। निदा ने अपनी फ्लाइट से पहले एक बार फिर दोनों को देखा। खुदा हाफिज कहने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, इस रिश्ते को बोझ मत बनने देना। कभी न कभी एक लम्हा ऐसा आएगा जब तुम्हें यही रिश्ता सहारा देगा। वो चली गई और घर के दरो दीवार अब दो अजनबियों की सांसों से आबाद होने लगे। एयरपोर्ट की इमारत आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई। कार की खिड़की से झांकती आयरा ने आखिरी बार निदा को देखा, जो हाथ हिला रही थी। आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। आलियान ने गाड़ी का रुख मेन रोड की तरफ मोड़ा। अब सीधा घर चलें? उसने पूछा, निगाह सामने रखते हुए। जी।
आयरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, आवाज जैसे कहीं पीछे रह गई हो। खामोशी ने दोनों को घेर रखा था। रेडियो से मध्यम सा क्लासिकल ट्रैक चल रहा था, मगर उनके बीच लफ्ज नहीं थे। रास्ता लंबा लग रहा था, हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, मगर माहौल भारी था। निदा आपी ने जाते जाते कहा था, तुम्हें अस्पताल में किसी चेकअप के लिए ले जाऊं, याद है? आलियान ने बात करने की कोशिश की। आयरा ने बस सर हिला दिया। खिड़की से बाहर नजरें टिकी हुई थीं। अचानक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे जोरदार झटका लगा। सामने से आते ट्रॉलर ने गाड़ी को एक तरफ से टक्कर मार दी थी। शीशा चटका, साइड का दरवाजा मुड़ गया और कार सड़क के किनारे पलट गई। सड़क पर शोर मच गया, लोग दौड़े, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। गाड़ी की विंडस्क्रीन खून से रंगी हुई थी। आलियान होश में था, उसके बाजू से खून बह रहा था। वो नीम बेहोश हालत में बोल रहा था, आयरा। मगर आयरा खामोश थी। उसका सर ड्राइविंग साइड पर आकर टकराया, आंखें बंद, माथे से खून बहता हुआ। ईएमटी ने चेक किया, प्लस बहुत वीक है, फौरन ले चलो। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दोनों को फौरी दाखिल किया गया। आलियान का बाजू बैंडेज हो चुका था और अब वो बार बार सिर्फ एक नाम ले रहा था, आयरा। नर्स ने बताया उसे शदीद चोट आई है, सर पर लगने से मुमकिन ब्रेन इंजरी हो सकती है। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आयरा को होश आया, मगर कमरे में खामोशी छा गई। आप कौन हैं? उसने नर्स को देखा, फिर नजरें हटाई। मैं डॉक्टर बुला लाती हूँ। डॉक्टर आया, मुख्तलिफ सवालात पूछे, जवाब उलझे हुए, बच्चों जैसे। आयरा, तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है? अम्मी कहती थी मेरा नाम आयरा है। अम्मी? हाँ, और निदा आपी भी होती हैं। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। डॉक्टर बाहर आया, आलियान से कहा, लगता है सर पर लगने से दिमाग का एक मखसूस हिस्सा मुतासिर हुआ है। वो अब भी बचपन में है। क्या ये आर्जी है? मुमकिन है, वक्त बताएगा, मगर फिलहाल वो 12 साल जहन रखती है। आलियान कुछ देर खामोश रहा, फिर बस इतना कहा, मैं उसे घर ले जाऊं? घर वापस आकर वो उसे कमरे में ले गया। आयरा ने गर्दन घुमाकर हर चीज को देखा। ये सब किसका है? तुम्हारा? वाकई? ये बेड, ये मेज, ये सब मेरा है। हाँ, तो तुम कौन हो? मैं आलियान हूँ। ओह अच्छा, उसने मुस्कुरा कर कहा, जैसे नई दोस्ती कर रही हो। रात को आलियान ने उसे दूध दिया। वो मुंह बसोड़ कर बोली, ये गर्म है, मुझे तो ठंडा चाहिए, यही पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, वो उठकर भाग गई। आलियान थक कर बैठ गया। फिर पीछे से आवाज आई, तुम मेरे अब्बू हो? नहीं। तो भाई हो? नहीं। तो शौहर हो? आलियान चौंका। हाँ। मतलब वही जैसे फिल्मों में होता है? हाँ, बस वैसा ही कुछ। आयरा ने कांधे उचका दिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन वो सहन में बैठी जमीन पर चौक से गोल दायरे बना रही थी। आलियान बाहर आया। ये क्या कर रही हो? गेम खेल रही हूँ। ये गेम नहीं है, फर्श खराब हो रहा है। तुम बहुत बोर हो, वो जिद्दी अंदाज में बोली। आयरा, अंदर चलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो अंदर। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो गुस्से से उठा, मगर फिर खुद को रोक लिया। बस चलो। आयरा मचलते हुए अंदर गई। मुंह बनाकर कमरे में आकर बोली, तुम हंसते नहीं? हंसी नहीं आती। तुम अकेले रहते हो? अब नहीं, क्योंकि मैं हूँ। आलियान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम थोड़ी अजीब हो। वो दरवाजे से निकलने लगा तो पीछे से आवाज आई, मुझे गुड़िया चाहिए। क्या? गुड़िया? हाँ, मैं खेलूंगी। वो थक हार कर बैठ गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि जिस औरत से उसका निकाह हुआ वो अब एक बच्ची बन चुकी है, और इस मासूम सहन को हकीकत से जोड़ना अब उसके सब्र का असल इम्तिहान था। सुबह 8 बजे आलियान की आंख खुली तो पूरा घर खामोश था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, घड़ी देखी, फिर कमरे से बाहर निकला। लाउंज में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। आयरा सोफे की पुष्ट पर खड़े दीवार पर नीले मार्कर से कुछ लिख रही थी। करीब गया तो देखा वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के बीच नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। आयरा। वो चौंका, फिर पलटकर शरारत से मुस्कुराई। देखो, मैंने अपना नाम लिख लिया। ये दीवार है, कॉपी नहीं। ये क्या हरकत है? आलियान ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं बोर हो रही थी, मुझे गुड़िया नहीं मिली, इसीलिए मैंने खेल लिया। मार्कर दो मुझे। नहीं। वो पीछे हटी। आलियान ने हाथ बढ़ाकर मार्कर छीन लिया। अगर दोबारा दीवार पर कुछ लिखा ना तो याद रखना, सजा मिलेगी। तुम बहुत बोर हो। वो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। किचन में आकर आलियान ने हाथों से चेहरा ढांप लिया। सारी रात ड्यूटी और सुबह ये सब, उसके अंदर जब्त का दायरा तंग होता जा रहा था। रात गए वो दोबारा कमरे में आया। फाइल समेटने के लिए झुका तो निगाह बेड पर पड़ी। आयरा चादर से बाहर हो चुकी थी, नींद में। लिबास ढंग से नहीं पहना गया। शलवार का औजारबंद ढीला और कमीज एक तरफ को सरक चुकी थी। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज हुई। नजरें हटानी चाहिए मगर हट ना सकी। उसने रुख फेर लिया मगर कदम नहीं हिले। फिर आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गया। निगाहें बार बार चेहरे से फिसल कर नीचे जा रही थी। ये मेरी बीवी है, दिल ने याद दिलाया।
मगर दिमाग में बच्ची है, अकल ने रोक लिया। उसने एक लम्हे को हाथ बढ़ाया, कमीज को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर उंगलियां लरसने लगी, जैसे किसी ने कानों में कहा हो बस अब नहीं। अचानक आयरा ने करवट ली, एक बाजू उसके सीने पर आ पड़ा। आलियान ने झटके से खुद को पीछे किया, जैसे होश में आ गया। वो तेजी से उठा, चादर टीक की, कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। किचन में पानी का ग्लास भरकर एक ही सांस में पिया, फिर काउंटर पर झुक गया। सांसें उखड़ रही थी। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, वो बड़बड़ाया। अगले दिन शाम को वो वापस आया तो देखा आयरा किचन में आटा गूंदने की कोशिश कर रही। आटा जमीन पर, चेहरे पर, हद तक उसके बालों में भी सफेद तह जमी हुई है। ये क्या किया तुमने? रोटी बनानी थी, निदा आप ही बनाती थी ना, मुझे भी आती है। ये आटा तुमने फर्श पर क्यों फैला दिया? क्योंकि पेड़ा बड़ा था। वो कुछ बोलने ही लगा था कि रुक गया। हाथों से माथा सहलाया और खामोशी से सफाई करने लगा। वो बैठी देखती रही, फिर बोली, तुम अच्छे हो, बस ज्यादा गुस्से वाले हो। तुम भी अच्छी हो, बस बहुत तंग करती हो, फिर भी मुझसे मोहब्बत करते हो। वो एकदम संजीदा हो गई। आलियान ने पलट कर नहीं देखा, बस झाड़ू हाथ में लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आज फिर खुद पर काबू पाया, मगर कब तक, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दोपहर से ही बादल छाए हुए थे, मगर बारिश शाम के करीब आकर बरसी। तेज हवा के साथ गिरती बूंदों ने लॉन को कीचड़ में बदल दिया। आलियान किचन में चाय बनाने में मसरूफ था जब एकदम से बाहर से कहके और छप्पाकों की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो पलकें सिकुड़ गईं। आयरा बारिश में नंगे पांव भीगे कपड़ों में घूम रही थी, बाजू फैलाए, गर्दन आसमान की तरफ किए वो हंस रही थी। कमीज उसके जिस्म से चिपक चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा कहीं नजर नहीं आ रहा था। आयरा, वो चीखा, मगर वो तो सुनने के मूड में ही नहीं थी। देखो पानी आसमान से गिरता है, मैंने छुआ उसे, वो खुशी से चिल्ला रही थी। आलियान बाहर निकला। अंदर चलो फौरन। नहीं, तुम भी आओ ना, खेलते हैं। वो दौड़ती हुई उसके करीब आई और उसके गले में बाहें डाल दी। आलियान का जिस्म अकड़ गया, वो सांस रोक गया। एक पल के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ जिस्म से चिपका उसका भीगा वजूद और हंसी। चलो अंदर, उसने बाजू हटाकर संजीदगी से कहा। नहीं, अभी नहीं, बारिश में बीमार हो जाओगी। तो दवा दे देना, तुम तो डॉक्टर हो। आयरा, जिद मत करो, अंदर चलो। उसने उसका बाजू थामा और सख्ती से खींच कर अंदर ले आया। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। वो जमीन पर बैठ गई। मैं नाराज हूँ, तुमने मेरा खेल खराब किया। जाओ कपड़े बदलो फौरन। तुम ले दो ना, मुझे नहीं पता कहाँ है। आलियान ने कमरे से कपड़े निकाल कर दिए। वो हाथ आगे बढ़ाकर बोली, चेंज करवा दो ना, मुझे नहीं आते बटन खोलना। उसका हाथ एक लम्हे को रुका, फिर पीछे खींच ले। जाओ खुद करो, तुम्हें सब कुछ आता है। नहीं आता, वो हंसी और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आलियान वही खड़ा रहा। पसीने की एक लकीर गर्दन के पीछे से बहने लगी। हालांकि मौसम सर्द था। अगली सुबह वो यूनिफॉर्म की तरह की फ्रॉक पहनकर उसके सामने आई। देखो, स्कूल जा रही हूँ। तुमने कहाँ जाना है? कहीं नहीं, मगर ये लिबास अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, मगर तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की नहीं तो शादी की है। वो पलटकर संजीदगी से देखने लगी। आलियान को लगा जैसे कोई लम्हा फ्रीज हो गया हो। नजरें चुराकर बाहर चला गया। दोपहर में आयरा उसके कमरे में आई। आलियान लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे बाल बनाओ। आयरा, मुझे काम करने दो। नहीं, अभी बनाओ वरना मैं नोच दूंगी। क्या? उसने चौंक कर देखा। मैं बाल खराब कर दूंगी तुम्हारे। तुम जिद्दी हो और तुम बोर हो। वो बेबस होकर उठा। इधर आओ। उसने उसके भीगे बालों में कंघी चलाना शुरू की। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। ये क्या, नहाकर खुश्क भी नहीं हुई? नहीं, मुझे ठंडा अच्छा लगता है। उसके कांधों पर नजर पड़ते कमीज भीगी हुई थी और जिस्म की साख्त उभरी हुई थी। आलियान ने फौरन से नजर हटा ली। बस हो गया, जाओ। शुक्रिया, तुम अब अच्छे हो गए हो। रात का वो बेड पर लेटा था, आंखें बंद किए। आयरा दरवाजा खोलकर आई। मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये मुनासिब नहीं। क्यों? तुम छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आती। फिर समझाओ ना। वो बेड पर आकर उसके साथ लेट गई। आलियान फौरन उठा। नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी। डर लग रहा है। किससे? अंधेरे से, तन्हाई से। मैं दरवाजे के पास बैठा हूँ, तुम जाओ। वो उठकर गई, लेकिन जाते हुए बोली, तुम बहुत अजीब हो। बच्चों से तो सब प्यार करते हैं। दरवाजा बंद हुआ और आलियान ने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। उसके लिए ये मासूमियत अब एक आजमाइश बन गई थी और ज़ब्त अब एक जंग थी जो हर दिन और रात चल रही थी। सुबह मामूल से मुख्तलिफ नहीं थी। आलियान हमेशा की तरह जल्दी निकला और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक बार पलट कर देखा। आयरा अब भी नींद में थी, चादर में लिपटी, बाल तकिए में बिखरे हुए। वो लम्हे भर को रुका, फिर खुद को झटक कर बाहर निकल गया। आयरा ने कुछ देर बाद आंख खोली। आसमान बादलों से ढका हुआ था।
कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो कर्राहती हुई उठी और आहिस्ता कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। फर्श गीला था। एक लम्हा, एक फिसलन और एक तेज आवाज, आह! सर की पिछली तरफ धचका लगा और उसकी आंखों के आगे सब कुछ स्याह हो गया। कुछ देर के बाद आंख खुली तो वो फर्श पर पड़ी थी। इर्द गिर्द पानी बिखरा था और माथे से खून की एक धार बह रही थी। ये मैं कहाँ? वो दीवार का सहारा लेकर उठी, टूटे कदमों से कमरे में आई। आईने के सामने रुकी तो आंखें हैरत से फैल गईं। ये मैं हूँ। वो कुछ देर खुद को घूरती रही। चेहरे पर पहचान का साया नहीं था, पर अचानक नजरें नीचे। उसके कपड़े, उसकी हालत, सब कुछ बिखरा हुआ था। क्या मैं छोटी हूँ? बड़ी? ये चेहरा मेरा लगता है, लेकिन कुछ अजीब है। वो बेड पर बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपा लिया। कुछ देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता सा जहन में जैसे कोई धुन सी छटने लगी। निदा आपी, शाइस्ता पुप्पो, BS ऑनर्स, कार का शोर, एक झटका, अस्पताल। उसने जल्दी से उठकर अलमारी खोली, अंदर रखा कैलेंडर निकाला। सफ़े पलटते हुए उंगली एक तारीख पर रुकी। 3 महीने। उसकी सांस रुक गई। 3 महीने हो गए। वो पीछे हटी, बेड पर गिर गई। जहन में एक एक मंजर उभरने लगा। किचन में गुड़िया बनाने की बात, मार्कर से दीवारें गंदा करना, बच्चों की तरह हंसी, कपड़े बदलवाने की जिद, बारिश में भीगना और आलियान को बाहों में लेना। या अल्लाह, ये मैं क्या करती रही? चेहरा हाथों में छुप गया। एक शदीद शर्मिंदगी की लहर उसके वजूद पर छा गई और आंखों से पानी बहने लगा। कुछ देर बाद उसने साइड टेबल से पेन किलर निकाली, ग्लास में पानी डाला और दवा खाकर बेड पर लेट गई। नींद जल्दी आ गई। शाम में जब उसकी आंख खुली तो आसमान पर अंधेरा छा चुका था। वो धीरे से उठी, बाल सवारे, दुपट्टा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि किचन से आवाज आई। आलियान फोन पर बात कर रहा था। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नहीं यार, फिलहाल लंदन नहीं जा सकता। आयरा की हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं उसे छोड़कर जाऊं। खामोशी। हाँ, जैसे ही वो बेहतर होगी मैं फाइनल कर दूंगा। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कुछ सेट करना पड़ेगा। खामोशी। हाँ, मैंने सोचा है अगर वो नॉर्मल हो गई तो उसे निदा आपी के पास सऊदीया भेज दूंगा या किसी रिश्तेदार को सौंप दूंगा। दरवाजे के पीछे खड़ी आयरा जैसे पत्थर की हो गई। दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक गई। तो वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि मैं कब ठीक हो जाऊं ताकि मुझे छोड़कर चला जाए। उसके कदम पीछे हट गए। दरवाजे की ओट से पलटी, कमरे में आई और आहिस्ते से दरवाजा बंद कर लिया। वो बेड पर बैठ गई, आंखें छत की तरफ, मगर दिल किसी वीराने में। कुछ लम्हे यूं ही बैठी रही, फिर वो हल्की आवाज में बोली, ठीक है आलियान, तुम चले जाना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन वो हस्बे मामूल नाश्ते के लिए आई, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में पुरानी झलक, लबों पर बेफिक्री। मुझे ऑमलेट नहीं चाहिए, सिर्फ टोस्ट देना। आलियान ने सर उठाया। तबीयत कैसी है? वैसी ही, सर थोड़ा दर्द करता है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं, मुझे अस्पताल अच्छे नहीं लगते। आलियान ने गौर से देखा, मगर कुछ भी मुख्तलिफ नजर न आया। वो सुबह से लेकर शाम तक वैसी ही बच्चगाना हरकतें करती रही। सोफे पर उछलना, दरवाजे के पीछे चुपकर बहू कहना, आईने के सामने गुड़िया को तैयार करना। मगर सब कुछ करते करते वो बार बार एक बात दोहराती रही दिल में, मैं वही बनकर रहूंगी जो तुम चाहते हो ताकि तुम ना जाओ। और आलियान इसकी बात को भी उसका बचपना समझता। दोपहर का वक्त था, सूरज जरा तेज था, मगर कमरे में हल्की ठंडक। आलियान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मेल्स देख रहा था। पास ही कालीन पर बैठकर आयरा गुड़िया को कपड़े पहना रही थी, मगर आज उसका अंदाज जरा सा मुख्तलिफ था। आली, ये देखो मैंने इसकी चोट पर पट्टी बांधी है। वो मुख्तसर से जवाब देकर दोबारा से लैपटॉप में मशगूल हो गया। आयरा ने हल्की सांस ली, फिर कहा, तुम सुन ही नहीं रहे? सुन रहा हूँ, बस जरा मसरूफ हूँ। ठीक है, मैं गुड़िया को सुला रही हूँ। वो फर्श पर लेट गई, मगर आज उसकी कमीज का दामन खींचा हुआ था, दुपट्टा कांधे पर सलीके से रखा था और वो लेटते हुए भी ध्यान से उसका फैलाव दुरुस्त करती गई। आलियान ने उसका अंदाज देखा, कुछ लम्हे के लिए निगाहें ठहर गई, फिर वापस लैपटॉप पर चली गई। लेकिन दिल में एक ख्याल चुपके से उभरा, आज ही पहले जैसी क्यों नहीं है? शाम में जब वो खाने के लिए बुलाने गया तो कमरे का मंजर ही बदला हुआ था। आयरा कालीन पर बैठी, हाथ में खाने की ट्रे और कपड़े पूरी तरह सलीके से, बाल बंधे हुए और नजरें नीची। आज खुद से खाने का सोच लिया? हाँ, तो मसरूफ होते हो ना, मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं। कमाल है। वो उसे देखता रह गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तुम्हें कुछ कहना है? आयरा ने आहिस्ता से आवाज में पूछा। नहीं, बस आजकल तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। अच्छा, कैसे? कपड़ों का सलीका, अंदाज, नजरें, वो जो बच्चों वाली बातें थी वो कुछ कम हो गई हैं। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, बस हैरानी सी हो रही है। आयरा ने नजरें चुरा ली। कभी कभी आदमी खुद ही बड़ा हो जाता है। आलियान ने एक पल को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश हो गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ता कर रहा था जब आयरा किचन में दाखिल हुई, दुपट्टा ओढ़े, बाल बांधे और हाथ में चाय का कप। ये लो, तुमने रात देर तक काम किया था ना, शुक्रिया।
उसने कप लिया मगर एक पल को हाथ थमा दिया। तुम ठीक हो? मतलब दिमागी तौर पर? आयरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम्हें शक है? हाँ है। क्यों? तुम अब मेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराती नहीं, तुम अब मेरे करीब आकर बैठती नहीं। पहले तुम बगैर इजाजत सब कुछ करती थी, अब तुम इजाजत मांगती हो। ये बुरा है? नहीं, बस गैर मामूली है। आयरा ने आहिस्ता से कहा। हो सकता है मैं ठीक हो रही हूँ, या हो सकता है तुम ठीक हो चुकी हो। वो पलट कर चली गई जवाब दिए बगैर। उस रात आलियान ने देर तक नींद नहीं ली। बेड पर लेटे लेटे वो सारी बातें याद करता रहा। पहले वो लड़की जो हर वक्त जिद्दी बच्ची की तरह लिपटती थी, बेसाख्ता सवाल करती थी, कभी शर्माती नहीं थी। अब वही लड़की चुप, मोहतात और फासले पर। उसने खुद से कहा कि अगर सिर्फ बेहतरी है तो ठीक है, लेकिन अगर ये छुपाई हुई सच्चाई है तो फिर। अगली सुबह आयरा लॉन में गुलदान सजा रही थी। आलियान खामोशी से बोला, तुम्हें पता है मुझे आजकल तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आयरा ने पलट कर देखा। पहले नहीं लगती थी? नहीं, तब तुम एक जहमत लगती थी, अब तुम एक औरत लगती हो। तो अब तुम मुझसे दूर क्यों हो? मैं नहीं, तुम हो। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, तुम चाहते हो कि मैं फिर से वही बन जाऊं जो कुछ भी समझे बगैर सब कुछ करती थी? मैं चाहता हूं तुम वो बनो जो हो, सच में हो। आलियान अंदर चला गया। पीछे आयरा खड़ी रही, नजरें उसकी पुश्त पर जमी रही। अस्पताल की राहदारी में खामोशी फैली थी और दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आलियान कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथ में फाइल और नजरें जमीन पर। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर निकला। चश्मा उतारते हुए बोला, आई थिंक यू शुड नो, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। आलियान ने चौंक कर सर उठाया। आपको यकीन है? मेमोरी, मूवमेंट, रिएक्शन सब नॉर्मल है। मुझे लगता है ये बस खामोशी से खेल रही है या कुछ छुपा रही है। आलियान ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया डॉक्टर। गाड़ी में वापसी पर आयरा खिड़की से बाहर देखती रही, रास्ते भर कुछ नहीं बोली। आलियान भी खामोश रहा, मगर निगाहें बार बार उसके चेहरे का जायजा लेती रही। घर पहुंचे तो वो सीधा कमरे में चली गई। आलियान ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, आज आराम करो, कल कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? अंदर से आवाज आई, वो तुम्हें सुबह पता चलेगा। अगली रात जब सब कुछ खामोश हो गया तो आलियान दरवाजा बंद करके कमरे में दाखिल हुआ। आयरा बेड पर लेटी थी, रिसाला पढ़ रही थी। उसने सर उठाया। कुछ चाहिए था? आलियान ने दरवाजा लॉक किया। उसकी नजरें सीधी आयरा पर थी। आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयरा ने रिसाला बंद कर दिया। जी? तुम जानती हो ना हम मियाँ बीवी हैं। हाँ जानती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर वो सब कब तक? ये बच्चों वाली हरकतें, भागना, छुपना, नजरें चुराना। मैं नॉर्मल नहीं हूं ना। आलियान आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया, कुर्सी घसीटी और उसके सामने बैठ गया। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो आयरा, और मुझे यकीन है तुम ये बात जानती हो। आयरा का दिल तेज धड़कने लगा, मगर चेहरा बेतासुर था। अगर तुम्हें लगता है ऐसा है तो मैं क्या कह सकती हूँ? तो फिर मैं एक शौहर की हैसियत से अपना हक मांगने आया हूँ। आयरा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? आलियान ने आहिस्ता से शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अब हम मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, वैसे ही जैसे सब रहते हैं। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई, फिर जल्दी से बेड से पीछे हटी। नहीं आली, तुम ये क्या कर रहे हो? जो हक है वही मांग रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। हम निकाह में हैं, तुम नॉर्मल हो, ये मैं भी जानता हूँ। नहीं प्लीज आलियान, ऐसा मत करें। आलियान ने शर्ट उतार कर एक तरफ रखी और आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा। आयरा की सांसें फूलने लगी। आली, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा मत करें प्लीज। वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे मत छुओ, मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ याद है मुझे। बस मैं डर गई थी तुम्हारी बातें सुनकर। तुमने कहा था तुम लंदन चले जाओगे, मैं तन्हा हो जाऊंगी। आलियान की हरकत थम गई, वो वहीं रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। तो तुम्हें सब कुछ याद है? आयरा ने सर झुका लिया, आंसू चेहरे पर बहने लगे। हाँ याद है, एक एक बात। आलियान ने शर्ट उठाई, पहनी और कुर्सी पर बैठ गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे मालूम था तुम सब कुछ जानती हो और बस छुपा रही हो। मुझे लगा तुम चले जाओगे, तुम वाकई मुझे छोड़ दोगे। तो तुमने अदाकारी की ताकि मैं रुक जाऊं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी आलियान। तुम चाहे जितना भी नाराज रहो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो खामोश रहा। कुछ देर तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा ये झूठ मुझे सबसे सच्चा लगा, क्योंकि इसमें खौफ था और मोहब्बत भी। आयरा ने सिसकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस डर गई थी। अब डरने की जरूरत नहीं, अब हम दोनों सच में एक दूसरे के हैं। वो उठा, उसके करीब आया, आहिस्ता से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। कल से नई जिंदगी होगी, मगर अब ये रिश्ता झूठ से नहीं सच से जिया जाएगा। आयरा ने पहली बार नजरें उसकी नजरों में डाली। इस बार वो नजरें चुरा नहीं रही थी। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी महक थी। आयरा आईने के सामने बैठी बाल संवार रही थी। चेहरे पर सुकून की एक लहर थी, जैसा सुकून किसी तवील बेचैनी के बाद नसीब हुआ हो। दरवाजा खटका, वो पलटी। आलियान हाथ में चाय का कप लिए अंदर आया। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। वो चाय लेते हुए कुछ कहने लगी, फिर रुक गई। कहो।
तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैंने झूठ बोला, इतने दिन छुपाया, लेकिन वजह क्या थी ये मैं जान चुका हूँ। फिर भी मैंने तुम्हें धोखा दिया। नहीं आयरा। आलियान उसके करीब आकर बैठा। तुमने खुद को बचाया और शायद मुझे भी। मुझे लगा तुम चले जाओगे। जब मैंने सुना कि तुम लंदन का सोच रहे हो, वो सिर्फ बातों की हद तक था। तुम्हें पता है, किसी दोस्त से फ़ोन पर हल्की फुल्की गुफ्तगू, लेकिन मैं तो डर गई थी। और जब मोहब्बत में डर शामिल हो जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। आयरा ने हल्के से सर झुकाया। मैं शर्मिंदा हूँ। आलियान ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी दुनिया। मैंने तुम्हें खोने का सोचा भी नहीं। तुम इतने नर्म कैसे हो सकते हो जब मैं इतनी कमज़ोर निकली? क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं थी, बस तन्हा थी। उसी लम्हे फ़ोन बजा। निदा की कॉल थी। भाभी आई हुई हैं? आयरा ने पूछा। हाँ, एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं, बस पहुंचने ही वाली हैं। फिर तो मुझे तैयार होना चाहिए। और कुछ और भी है क्या? मैं चाहता हूँ अब जब सब नॉर्मल हो चुका है हम वलीमा करें सबके सामने। अब इतने दिन बाद? हाँ, तब हालात नॉर्मल नहीं थे। अब हम दोनों तैयार हैं। निदा घर पहुंची तो आयरा दरवाजे पर मौजूद थी, पहले की तरह, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखों में अब समझदारी थी और होंठों पर हकीकी मुस्कुराहट। तुम तो बिल्कुल अलग अलग लग रही हो निदा आपी। मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। निदा ने गले लगाकर कहा। मुझे खुशी है, तुमने सच बता दिया। आपको पहले बताती तो शायद आप भी चली जाती। नहीं, मैं माँ बनकर आती हूँ, जाने के लिए नहीं। शाम को लाउंज में सब बैठे, निदा, उसका शौहर, आलियान और आयरा। बातों बातों में वलीमे की तारीख तय हो गई। 2 दिन बाद निदा ने हैरत से कहा, जल्दी बेहतर है। हमें कुछ साबित नहीं करना, बस खुशी बांटनी है। ठीक है, फिर मैं सारी तैयारी संभालती हूँ। आलियान ने एक नज़र आयरा पर डाली, जो खामोशी से निदा के साथ बैठकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट जो उसके दिल तक उतरी थी। 2 दिन बाद शाम के वक्त घर को हल्की हल्की रोशनी से सजाया गया। दोस्त, रिश्तेदार सब मौजूद थे। आयरा गुलाबी और ऑफ वाइट रंग के लिबास में मुकम्मल बावकार अंदाज में दिख रही थी। वो पहली बार खुद को दुल्हन महसूस कर रही थी। आलियान उसके बराबर में बैठा नरमी से बोला, सब ठीक है? हाँ, दिल से खुश हो? पहली बार लग रहा है जैसे सब मेरा है। और मैं? तुम तो पहले भी मेरे थे, बस यकीन नहीं था। अब है, अब शक की गुंजाइश ही नहीं है। निदा करीब आई, शरारत से बोली, इतनी चुप चुप क्यों हो? दुल्हा दुल्हन लग ही नहीं रहे। आलियान मुस्कुराया। हम तो एक दूसरे की नज़रों से बातें कर रहे हैं। निदा ने कहका लगाया। और मैं ज़बान से अभी भी समझ नहीं आ रही। वलीमे की तकरीब इख्तिताम को पहुंची। मेहमान रुखसत हो चुके थे। आलियान और आयरा अपने कमरे में आए। दरवाज़ा बंद हुआ। आयरा आहिस्ता से बैठ गई। थक गई हूँ मगर दिल से खुश है, क्योंकि अब सब कुछ सच है। हाँ, अब मैं किसी बहाने की आड़ में नहीं छुप रही। आलियान उसके करीब आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तुम आज दिल से मेरे लगे। वो दोनों कुछ लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। फिर आयरा हल्की सी हंसी, वो हंसी जो बरसों के बोझ के बाद निकली थी। ये पहली बार है जब मैं दिल से हंसी हूँ आलियान, और ये आखिरी बार नहीं, वादा है। उसने हाथ बढ़ाया और वो खामोशी से उसके करीब आ गई। लम्हों का बोझ अब सुकून में बदल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे अपनी जगह जमे थे। खामोश समाशाई बने सब कुछ देख रहे थे। घर के लॉन में लाइट्स मद्धम हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे और सहन में हवा में हल्की खुशबू रची हुई थी। अंदर हॉल में अब सिर्फ करीबी लोग बैठे थे। निदा एक तरफ सोफे पर नीम दराज चाय की चुस्की ले रही थी और सामने आलियान और आयरा साथ बैठे थे। उनके बीच में वो खामोशी थी जो सिर्फ दिल की जबान समझती है। निदा ने शरारत से नजरें घुमाई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगा था कि तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे दिल से। तुम दोनों तो जैसे अलग दुनियाओं के लोग हो। आलियान हंसा। बाज़ औक़ात दूरियां ही वो पल बनाती हैं जिन पर दिल मचलते हैं, और बाज़ औक़ात दिल खुद ही पीछे रह जाते हैं, जैसे तुम रह गए थे। निदा ने छेड़ा। आयरा ने नजरें झुका ली। हंसी जब्त करते हुए सिर्फ इतना कहा, हम दोनों थोड़े देर से समझे बस। निदा ने चाय रखकर हाथ जोड़ लिया। अब मजीद कुछ नहीं। मैं तुम दोनों को वहां से यहाँ तक आते देखा, अब दुआ है यहाँ से कहीं वापस न जाना पड़े। आलियान ने कहा, अब वापसी का सवाल ही नहीं। निदा ने जाने की इजाज़त ली। चलो अब मैं सो रही हूँ, सुबह फ्लाइट है। और हाँ, किसी भी किस्म की गैर रस्मी बातचीत अपने कमरे में करना, दीवारों के भी कान होते हैं। आलियान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दीवारों से ज़्यादा अपने तजस्सुस की आदत पर काम करना चाहिए। निदा हंसी। सच है, लेकिन अब इजाज़त दो। शब बखैर। आलियान ने आहिस्ता से कहा, शब बखैर आपी। निदा जाते हुए रुककर पलटी। और हाँ आयरा, अगर ये बंदा कभी बेवकूफ़ी करे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर सीधा कर दूंगी। आपका ये वादा महफूज रहेगा। निदा के जाते ही कमरे में खामोशी छा गई। आलियान ने सोफे पर पहलू बदला और आहिस्ता से आयरा की तरफ झुका। क्या सोच रही हो?
यही कि जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। अगर ख्वाब होता तो इतनी उलझने ना होती, तो फिर हकीकत ऐसी तकलीफ दे क्यों थी? क्योंकि तुम्हारा हाथ थामने से पहले मुझे खुद को खोना पड़ा, आयरा ने धीरे से कहा, और मैंने भी तुम्हें पाने के लिए सब कुछ भुला दिया। आलियान खामोश हुआ, फिर आहिस्ते से उसका हाथ थामा, उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, तुम जानती हो पहले तुम मेरे लिए क्या थी? एक बोझ नहीं, एक सवाल जो हर बार मेरी जिंदगी में आकर जवाब मांगता था। और अब उसके कान के करीब झुका, आहिस्तगी से सरगोशी की, पहले खार थी अब करार। तुम ही मेरी आजमाइश, तुम ही मेरा सुकून। आयरा की आंखें भीग गई, लेकिन होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ मुकम्मल होने के बाद आती है। तुम्हें पता है आलियान, मैंने जितना वक्त तुमसे छुपकर गुजारा उतना ही तुम्हारे करीब होती गई, और मैं जितना दूर गया उतना ही तुम्हारे साए में वापस आया। आलियान ने आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरी। अब हम एक नए सफ़े पर हैं, जहां हम दोनों को सिर्फ सच लिखना है, सच और सिर्फ दिल। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी और दोनों के चेहरों पर उतर रही थी। बीच में वक्त, यादें और सारे पल जो गवाह थे उनके रिश्ते के जुड़ने थे। आयरा ने सर उसके कांधे पर रखा। अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम तन्हा नहीं हो, और मैं भी मुकम्मल हूँ। पहली बार हवा की हल्की सी लहर ने पर्दे को जुम्बिश दी, जैसे कुदरत ने उनकी मुकम्मल कहानी पर खामोश तारीफ की हो। रात अपनी शिद्दत के साथ तवील होती गई, मगर उन दोनों के बीच वक्त जैसे थम गया था, मुकम्मल बेआवाज और हमेशा के लिए।